चैनल, दिस इज खुशबू। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 12 मार्च टू 18 मार्च 2023 के वीक के। ये करंट अफेयर्स द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी जैसे सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से कवर किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट यूरेशियन ऑटर। सो यूरेशियन ऑटर एक स्पीशीज है जिसकी यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसका एक पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड मिला है, यानी कि एक पिक्चर ली गई है इसकी। कहाँ पे? नीरू स्ट्रीम में। नीरू स्ट्रीम जो है वो चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इस फोटोग्राफ से ये इंडिकेशन मिल रही है एनवायरमेंटलिस्ट्स के अकॉर्डिंग कि जहां पर ये यूरेशियन वाटर की प्रेजेंस है वो पानी अभी भी अनपोल्यूटेड है, मतलब कि वहां पर जो पानी है वो पोल्यूशन फ्री है। सो जो यूरेशियन वाटर होता है इसको फ्लैगशिप स्पीशीज माना जाता है और ये इंडिकेटर है हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट्स का, यानी कि जो भी पानी में हैबिटेट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, वहां पे अभी पॉल्यूशन नहीं है। तो यूरेशियन वाटर बहुत कम मिलते हैं क्योंकि आजकल इतना पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया है, इस वजह से इनका नंबर्स बहुत कम हो गया है। तो अभी इसका जो प्रूफ मिला है उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि चिनाब नदी की जो ट्रिब्यूटरी है नीरू स्ट्रीम, वहां पर कुछ स्ट्रीम्स है वो अनपोल्यूटेड हैं। यूरेशियन वाटर को लोकल लैंग्वेज में हुडर या फिर हुड भी बोला जाता है। और एक टाइम ऐसा था जब पोल्यूशन कम था कि ये नीरू और उसकी जो नीरू स्ट्रीम है, नीरू नदी है और आगे उसकी सहायक नदियां, उनकी ट्रिब्यूटरीज है, वो वहां पे और भी ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट था। इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये लेक्स में, यानी कि झीलों में, नदियों में या फिर रॉकी कोस्ट में अवेलेबल रहता है। ये आपके इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही कॉमनली इन्वायरमेंट में जो भी करंट अफेयर्स में स्पीशीज रहती हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यूरेशियन वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, तो ये थ्रू आउट यूरोप और एशिया में पाया जाता है। अगर स्पेसिफिकली कंट्रीज की बात करें तो आयरलैंड से लेकर ईस्टर्न रशिया और चाइना तक इतना ज्यादा स्ट्रेच है। अगर आप मैप में आयरलैंड से लेकर रशिया या चाइना तक का स्ट्रेच देखोगे तो बहुत सारा एरिया है जहां पर यूरेशियन वाटर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ये नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इस वाले रीजन में भी प्रेजेंट है। मिडल ईस्ट जिसमें इजराइल, जॉर्डन, इराक, ईरान ऐसी कंट्रीज कवर्ड है, वहां पर भी यूरेशियन वाटर पाया जाता है। अगर हम इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। तो IUCN स्टेटस में काफी सारी क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड। तो यूरेशियन वाटर का जो स्टेटस है करंटली नियर थ्रेटेंड है। इसके बारे में एक दो चीजें आपको और अगर याद रखनी है कि जो यूरेशियन वाटर होता है इसकी जो आईज है वो इसके हेड से काफी ऊपर होती हैं, क्योंकि ये सेमी एक्वेटिक एनिमल है। आधे टाइम ये पानी में रहता है, आधे टाइम ये लैंड पे रहता है। इसकी जो आईज की पोजीशन है इसकी वजह से ये पानी के अंदर भी रहते हुए अच्छी तरह से सब जगह आसपास देख सकता है। इसकी जो स्मेलिंग सेंस है, हियरिंग सेंस है, वो भी काफी अच्छी होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एडिशनल, आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सुरेखा यादव जी की। सो सुरेखा यादव जी कौन है और वो क्यों न्यूज में थी? यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है जो कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो एक ट्रेन है वहां पर ये खड़ी हुई है। तो जो सुरेखा यादव है ये पूरे एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट है, जो कि पहली ऐसी फीमेल बनी है जो नई इंट्रोड्यूस की गई है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उसको ऑपरेट करेंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अगर ट्रेन की बात करें तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर इंडिजीनियसली डिजाइन की गई है, यानी कि भारत में ही डिजाइन की गई है, भारत में ही मैन्युफैक्चर की गई है। ये एक सेमी हाई स्पीड कैटेगरी में आती है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, यानी कि इसमें इंजन नहीं होता, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है ये। इसको ट्रेन 18 के नाम से भी पहले जाना जाता था। अगर इसके डिजाइन वगैरह की बात करें तो इसका जो डिजाइन है वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
जो ये ट्रेन है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि इंजन के बिना जैसे ये चलती है, लोकोमोटिव के बिना ऑपरेट करती है और एक प्रपल्शन सिस्टम पे बेस्ड है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। जिसकी हेल्प से ट्रेन की सभी जो बोगी है, कार्स हैं, उसको पावर दी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं एटीएल सारथी की। एटीएल सारथी है क्या? रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलकर एटीएल सारथी का लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग का ही मिशन था जो कुछ साल पहले लॉन्च किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट मिशन है ये नीति आयोग का। एटीएल सारथी की अगर बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है कि खुद से ही मॉनिटरिंग होगी। और इसका काम क्या है? जो भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं जो पहले कुछ टाइम पहले लॉन्च की गई थी, उनके इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। जो अटल सारथी होगा ये बेसिकली नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा लोकल अथॉरिटीज को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, स्टेट्स हो गए, इनोवेशन काउंसिल्स हो गई या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनको ये हेल्प करेगा अटल टिंकरिंग लैब्स की असेसमेंट करने में उनके पर्टिकुलर रीजन में, या फिर उनको गाइडेंस भी देगा और सपोर्ट देगा कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स का इकोसिस्टम है उसको और भी ग्रो किया जा सके। बेसिकली इसमें 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो है माई अटल डैशबोर्ड, जो कि एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जहां पर आपको सभी, जैसे आप किसी भी ऐप का डैशबोर्ड ओपन करते हो वहां पर एक आपको रिपोर्ट मिलती है, सिमिलरली एक डैशबोर्ड है। इसके बाद कंप्लायंस एसओपीज है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये जो कंप्लायंस एसओपीज है ये स्कूल्स के लिए है ताकि उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंस वो कर सकें। इसके बाद क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या किया जाएगा? ऑन ग्राउंड इनेबल किया जाएगा अटल टिंकरिंग लैब्स को कि ताकि वो लोकल अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकें। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स। ये काम करेगा जो भी स्कूल्स हैं उनको ओनरशिप प्रोवाइड करने की, सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द टाइम, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके जहां पर भी कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वहां पर वो अपनी इंप्रूवमेंट कर सके। अब बात करते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि स्कूल चिल्ड्रन, जो कि स्कूल जाते हुए बच्चों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के अंडर 12 साल से लेकर थोड़े और बड़े बच्चे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का उनको एक्सेस मिलता है, और इससे क्या है उनको और नॉलेज हो। जो भी बच्चे इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इसकी हेल्प से अपने रिसर्च को, अपनी इनोवेशंस को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, 4 टाइप के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के, जिसको स्टेम भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। हर स्कूल को 20 लाख की फाइनेंशियल एड दी जाती है इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए। ये जो 20 लाख है इसमें 10 लाख उनको दिया जाता है वन टाइम एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट की तरह, और 10 लाख दिया जाता है ऑपरेशन कॉस्ट के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। तो जो भी ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ऐसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया भूटान सैटेलाइट के बारे में। रिसेंटली एक इनॉग्रेशन की गई है ग्राउंड स्टेशन की इंडिया भूटान सैटेलाइट के। ये जो सैटेलाइट था ये थिम्पू में बनाया गया था कुछ टाइम पहले। थिम्पू जो कि भूटान में प्रेजेंट है। इस सैटेलाइट को इसरो नैनो सैटेलाइट 2 भी बोला जाता है। इसरो नैनो सैटेलाइट फॉर भूटान INS-2B। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि INS-2B इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ सैटेलाइट है, तो उसका आंसर है भूटान। INS-2B यानी कि इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। ये जो सैटेलाइट है ये इसरो के PSLV-C54 रॉकेट का पेलोड की तरह लॉन्च किया गया है, और इसको डेवलप करने के लिए दोनों कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इकट्ठे काम किया है। ये जो सैटेलाइट है इसमें बेसिकली 2 पेलोड्स हैं।
एक तो है नैनो एमएक्स मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजर, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इमेजर का काम क्या होगा, इमेजेस कैप्चर करना। तो ये जो इसका इमेजर है ये इंडिया का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि एसएसी ने डेवलप किया है। इसका काम क्या है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करेगा, भूटान को। काम क्या होगा, किस फील्ड में होगा, नेचुरल सोर्सेज के मैनेजमेंट में। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं। सेकंड इसका पेलोड है ऑटोमेटिक पैकेट रिपोर्टिंग सिस्टम रिपीटर यानी कि एपीआरएस रिपीटर। इसकी जो डेवलपमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम DITT भूटान एंड इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यानी कि URSC ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। इसका जो काम क्या होगा, एक तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, जो भी उस रीजन में जिस भी रीजन में ये काम कर रहा है वहां की रियल टाइम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, रेडियो कम्युनिटी को सर्व करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन फ्रेडी की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेडी नाम का एक साइक्लोन रिसेंटली सदर्न हेमिस्फीयर में देखा गया है और ये माना जा रहा है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आज तक रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा टाइम रहने वाला साइक्लोन हो। ये वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि ये शायद बहुत लंबा टाइम वहां पर रहेगा। One of the strongest cyclones ever recorded in southern hemisphere hits southern Africa. Recently इसने southern अफ्रीका में हिट किया है। बहुत ही लॉन्ग लिव्ड है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और इसने बहुत ज्यादा अभी तक लॉस कर चुका है ये। और आगे भी एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं कि अगर ये और भी लंबा समय चलेगा तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अभी तक का अगर बात करें 1994 में एक हरिकेन जॉन्स रिकॉर्ड, इसका जॉन्स था, हरिकेन जॉन्स, उसका रिकॉर्ड था कि वो 31 दिन तक रहा था। ये माना जा रहा है कि इसने उस वाले हरिकेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरिकेन भी साइक्लोन का ही नाम है। साइक्लोन्स को कुछ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो साइक्लोन्स को कुछ रीजन्स में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो आज तक का जो हरिकेन जॉन्स का रिकॉर्ड था 31 दिन तक रहने का, वो रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें या जर्नल जो आपके सब्जेक्ट की बात करें ज्योग्राफी की, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये होते क्या हैं, ये एक रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म्स होते हैं यानी कि ऐसे तूफान होते हैं जो गोल गोल ऐसे घूमते हैं और जो उसका सेंटर होता है वहां पर लो प्रेशर होता है विंड्स का और बहुत ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से बहुत क्लोज होती हैं। विंड्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारी वायलेंट विंड्स आती हैं, हैवी रेनफॉल होती है और तूफान बहुत स्पीड पर आते हैं। जो विंड्स हैं अगर हम इनकी डायरेक्शन की बात करें तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर तो इसकी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज रहती है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहती है। ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्ट है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ये आप ज्योग्राफी की अपनी एनसीईआरटीज में भी पढ़ते होंगे। इसके बाद कुछ और बात करते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहीं पर भी आता है तो वो कौन सी कंडीशंस में आता है, क्या क्या उसको कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ओपन सी सरफेस होना चाहिए जहां पर जो टेम्परेचर है वहां का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ कुछ वेरिएशन में वर्टिकल विंड होनी चाहिए। जो भी वर्टिकल विंड्स हैं जितने भी वो एरिया में उनकी जो स्पीड है वो वेरिएबल हो सकती है। इसके साथ साथ जो एरिया है वहां पर लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और जो भी सी लेवल सिस्टम है उसके ऊपर अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये आपने अपनी ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में भी पढ़े होंगे, तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। और फ्रेडी क्या है, एक साइक्लोन का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सालों बाद रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट की, जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर साइन किया है, जिसके लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। सो रिसेंटली इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और ये जो कॉरिडोर्स हैं ये फिलहाल 4 स्टेट्स में बनाए जाएंगे। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके अंडर 781 किलोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन की जाएगी और $500 मिलियन का लोन असिस्टेंस दी जाएगी। इस लोन एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ एंड ग्रीन हाईवेज कीपिंग इन व्यू द क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस को ध्यान में रखते हुए सेफ और ग्रीन हाईवेज ये कंस्ट्रक्ट करेगा और ग्रीन टेक्नोलॉजीज का ही यूज करेगा ये कंस्ट्रक्शन में। तो ये आप अपने क्लाइमेट के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव या कोई ऐसे आता है वहां पर भी कोट कर सकती हैं। अब बात करते हैं ऑस्कर्स अवार्ड्स के बारे में। सो जो रिसेंटली 95th ऑस्कर अवार्ड्स की वहां पर हुए हैं ये लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में, वहां पर इंडिया के 2 प्रोडक्शन हाउसेस को ये अवार्ड्स मिले हैं। रिसेंटली 2 इंडियन प्रोडक्शंस ने हिस्ट्री बनाई है लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर्स में, जो कि 95th ऑस्कर अवार्ड्स जहां पर हुए थे। कौन कौन सी ये प्रोडक्शन है? एक तो है द एलिफेंट विस्परर्स, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी, फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री बनी है ये जिसको ऑस्कर मिला है। जो एलिफेंट विस्परर्स है इसके एक टाइटल की मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लगाई है। ये नेटफ्लिक्स पे 8 दिसंबर को रिलीज हुआ था। इसको प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा और डायरेक्टर है इसकी कार्तिकी गोंसाल्विस। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये क्या इसका थीम है? ये एक इंडिजीनियस कपल जिसका नाम है बोमन एंड बिली, इनकी लाइफ पर ये बनाई गई है कि कैसे उन्होंने एक अनाथ बेबी एलिफेंट को उन्होंने कैसे उसकी केयर की। और ये फिल्म बेसिकली एनिमल और उसके केयर टेकर्स के बॉन्ड पे बनी हुई है। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंडर एक थेप्पाकाडु एलिफेंट कैंप है वहां पर शॉट की गई है। अब जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट में है आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो सेकंड अवार्ड मिला है वो SS राजामौली की डायरेक्टेड फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है। इसको इस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस सॉन्ग के अगर कंपोजर की बात करें तो इस सॉन्ग के कंपोजर हैं MM किरावनी और लिरिक्स लिखे हैं चंद्र बोस ने। जो सॉन्ग है इसने इसके साथ साथ कुछ टाइम पहले गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड भी जीते थे 2023 के, वो भी हमने पहले डिस्कस किए थे जब भी ये अवार्ड मिले थे। इसकी भी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। कुछ और बात करते हैं ऑस्कर 2023 के विनर्स की। सो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को इन द वेल। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल यो को, ये जिन्होंने एक्टिंग की थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में। इसके बाद बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है इसी मूवी के डायरेक्टर डेनियल क्वान एंड डेनियल शिनर्ट को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है निवेलनी को। इसके बाद साथ साथ कुछ आपको ऐसे भी याद रखना है कि इसके अलावा कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिसको ये अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं। एक तो है भानु अथैया जिसको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था 1982 में। इसके साथ है सत्यजीत रे, इनको ऑनररी अवार्ड मिला था 1992 में। इसके बाद है रेसुल पुकुटी जिनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिला था 2009 में। गुलजार जी को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। और इसके बाद 2009 में ही AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। तो ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो करंट में है वही पूछे जाए, आपको ये साथ में ये भी याद रखने हैं कि इससे पहले भी इंडियन कौन से इंडियंस थे जिनको ये अवार्ड मिल चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके इन्वायरमेंट जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड है क्या, ये डेनमार्क के नॉर्थ सी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है फॉर द कार्बन स्टोरेज। कार्बन स्टोरेज का क्या मतलब है कि कार्बन को कैप्चर करके उस सी में, नॉर्थ सी के किसी एरिया में उसको स्टोर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का पहला इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑफशोर स्टोरेज ऑफ अक्रॉस बॉर्डर शिपमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तरह डिस्क्राइब किया गया है कि ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफशोर स्टोर करके अक्रॉस द बॉर्डर उसको इंजेक्ट किया जाएगा। इसको जो डिप्लीटेड ऑयल फील्ड है, यानी कि जहां से तेल निकाला जा चुका है, वो जो डिप्लीटेड ऑयल फील्ड्स है वहां पर इस कार्बन को इंजेक्ट किया जाएगा नॉर्थ सी में। जो प्रोजेक्ट ग्रीन्स हैं और इसमें जो 23 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं जिनको कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज में एक्सपर्टीज है, उसमें कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड है, एकेडमिया से भी कुछ लोग इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं और कुछ स्टार्टअप्स भी इंक्लूडेड हैं। बाय द ईयर ऑफ 2030 जो प्रोजेक्ट ग्रीन है ये एम कर रहा है कि 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल इस एरिया में स्टोर की जाएगी और इसके साथ साथ कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपका एक काम है कि आपने मैप में नॉर्थ सी की लोकेशन और नॉर्थ सी की कौन कौन सी कंट्रीज इसके पास है, अगर किसी कंट्री के साथ इसका बॉर्डर लगता है तो वो हर चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपनी कैपिटल जकार्ता से बोर्नियो शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। सो इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही अपने देश की नई राजधानी है नुसंतारा, ये बोर्नियो के ईस्ट कलिमंतन प्रोविंस में लोकेटेड है। ये जो नई राजधानी है कंट्री की, इसको नुसंतारा का नाम दिया जाएगा। ये जो नई राजधानी बनाई गई है ये एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी जो कि इस चीज को ध्यान में रख के डेवलप की जाएगी कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो अफेक्ट ना करे, और इसके साथ साथ जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करने का एम भी रखा गया है बाय द ईयर ऑफ 2045। क्योंकि जो इंडोनेशिया है ये काफी प्रोन है क्लाइमेट चेंज से, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजन लिया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं युवा उत्सव इंडिया की @2047। सो रिसेंटली यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है युवा उत्सव इंडिया @2047। ये इंडिया के हर जिले में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो इवेंट है ये मार्च से लेकर जून तक के टाइम पीरियड में होगा और इसके 3 लेवल्स होंगे। पहला जो लेवल होगा वो 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में 1 दिन का प्रोग्राम किया जाएगा। इसके बाद 4 से 31 मार्च तक ये 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस जो ये जो इवेंट है इसका जो मेन एम है वो ये है कि इंडिया में, क्योंकि यूथ का जो आज के टाइम में इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूथ है, वो यूथ की पावर को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जो यंग लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि वो कंट्री की डेवलपमेंट में और भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ये जो इवेंट है ये पैन इंडिया है, पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी के लिए ये यूपी के प्रतापगढ़ में, एमपी में होशंगाबाद और धार में, राजस्थान में हनुमानगढ़ में, झारखंड में सरायकेला और महाराष्ट्र के जलगांव, तेलंगाना के करीमनगर और केरला के पलक्कड़ में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर ये बात करें कि ये जो युवा उत्सव इंडिया फेस्टिवल है ये कौन कंडक्ट करेगा, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन ऑर्गेनाइज करेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑपरेट करती है। नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 में स्टैब्लिश की गई थी और इसका मेन जो एम है वो यही है कि यूथ को इन्वॉल्व करना नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की। सो रिसेंटली WHO ने एक स्टेटमेंट दी है कि पूरी दुनिया इस जो एक हमने ट्रैक फिक्स किया था कि 30% सोडियम इनटेक को कट करना है, मतलब खत्म करना है बाय द ईयर ऑफ 2025, उस ट्रैक से
उस ट्रैक पे कोई भी कंट्री वर्ल्ड में नहीं चल रही। सो WHO के अकॉर्डिंग उसकी एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन। इसके अकॉर्डिंग 2025 तक अगर हम सोडियम का इंटेक यानी कि नमक का इंटेक कम करेंगे तो 2 मिलियन डेथ हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और पॉलिसीज अगर WHO की इम्प्लीमेंट की जाए तो 7 मिलियन डेथ है बाय द ईयर ऑफ 2030 रिड्यूस की जा सकती हैं। रिसेंटली WHO की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है ये ऑफ ट्रैक है टू अचीव इट्स ग्लोबल टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग सोडियम इनटेक बाय 30% बाय द ईयर ऑफ 2025। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो ग्लोबल एवरेज सॉल्ट इनटेक है अभी 10.8 ग्राम्स पर डे है, जबकि जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये है कि 5 ग्राम से भी कम नमक आपको पर डे कंज्यूम करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलुरु में पहली मिथेनॉल रन बसेस अनवील की गई हैं उसके बारे में। सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु में पहली मिथेनॉल रन बसेस को अनवील किया है। इसका काम क्या है, इसका एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि जो भी एमिशंस हो रहे हैं उनके लेवल को कम करना। इसमें बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अशोक लेलैंड, ये सभी मिलकर ये प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं। इसका जो कंसेप्ट है मिथेनॉल इकोनॉमी का, ये इंडिया फर्स्ट नहीं है जो ये मिथेनॉल इकोनॉमी का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। इंडिया के अलावा चाइना, इटली, स्वीडन, इजराइल, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर मिथेनॉल इकोनॉमी का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। इस पायलट प्रोजेक्ट में जो कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये प्लान कर रही है 80 बसेस लॉन्च करने की जो कि मिथेनॉल फ्यूल पे रन करेंगी और 20 अशोक लीलैंड बसेस हैं वो भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी पहले फेज में। इसी प्रोजेक्ट के एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये फ्री डीजल प्रोवाइड करेगी और 3 मंथ के लिए मिथेनॉल भी फ्री प्रोवाइड करेगी। मिथेनॉल को गैसोलीन के साथ ब्लेंड करके भी यूज किया जा सकता है या फिर अकेले मिथेनॉल को भी एज अ फ्यूल, स्टैंड अलोन फ्यूल की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंजन्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। जो मिथेनॉल है इसके अगर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर की या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका हाई ऑक्टेन रेटिंग है, मतलब कि ये इंजन की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है और इसके साथ साथ जो इमिशंस है, जो हार्मफुल इमिशंस है उसको ये कम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड अगेन ये न्यूज है, तो आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किया गया है हुबली धारवाड़ में। सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में इनॉग्रेट किए गए हैं जिसमें लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड है जो कि हुबली धारवाड़ में इनॉग्रेट किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसके इनॉग्रेशन के साथ जो सिटी है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी रजिस्टर हो गया है फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। कहां पर है ये? श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी स्टेशन पर। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का पूरा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया में प्रेजेंट है, तो ये इस वजह से आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एक रैंकिंग रिलीज की गई है जो कि एनुअली रिलीज की जाती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के पार्ट में, जो कि एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर नाम की एक कंपनी है वो रिलीज करती है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8th नंबर पर है। पहले जो इंडिया 5th नंबर पर था अभी 8th पर हो गया है, यानी कि जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो गई है। इसके साथ साथ कुछ और जो हम बात करें कि 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज कौन सी रही, तो कौन कौन सी हैं वो चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन एंड बांग्लादेश, ये 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान की जो भिवाड़ी सिटी है ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया इसको
इसने रिकॉर्ड रजिस्टर किया है। इसके साथ साथ सिर्फ 6 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड, जो कि WHO की सेफ लिमिट में है। इसके साथ आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, जो कि पाकिस्तान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीन स्कीम के बारे में। सो रिसेंटली सेंटर ने एक MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम लॉन्च की है, जिसका मेन एम क्या है? MSMEs के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक रोड मैप को प्रोवाइड करना। इस स्कीम के अंडर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव की ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, MSME के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके माइंडसेट को भी चेंज किया जाएगा, सो दैट वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स बन सके। इस स्कीम के अंडर MSMEs हैं वो लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स इंप्लीमेंट करेंगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स कौन से होते हैं? जैसे 5S है, काइजन है, विजुअल वर्कप्लेस है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ये अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट लीन कंसल्टेंट्स होगी, जिनको लीन लेवल की जो नॉलेज अक्वायर करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जो कि इस आइडियोलॉजी पे काम करता है कि प्रोडक्टिविटी तो मैक्सिमाइज करनी है, मतलब प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो वेस्ट है उसको कम करना है अंडर द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। इसके साथ साथ ये जो सफूरती स्कीम है MSMEs की, जो MSMEs सफूरती स्कीम का पार्ट है, उनको एडिशनली 5% उनको कंट्रीब्यूशन की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी MSMEs वुमेन ओन करती हैं, जो SC या ST कोई ओन करता है या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उनको ये 5% एडिशनल कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। MSMEs को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट 90% कंट्रीब्यूट करेगी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में, और इसके साथ साथ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी। इनिशियल सपोर्ट की तरह कंसल्टेंसी फी भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो आपको लीन स्कीम के ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या इसका एम है, क्या क्या इसके अंडर काम किया जाएगा, कौन सी एजेंसी है वो इम्प्लीमेंट करेगी। आगे बात करते हैं। सो रिसेंटली एक सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यानी कि इंडिया दुनिया का नंबर 1 ऐसा देश है, दुनिया में ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स की, हथियारों की इंपोर्ट करता है। डिस्पाइट एन 11% ड्रॉप इन आर्म्स इंपोर्ट, जबकि 2013 से लेकर 17 तक और 2018 से 22 तक 11% ड्रॉप कम हो गया है आर्म्स इंपोर्ट, लेकिन स्टिल इंडिया की जो पोजीशन है अभी भी टॉप पर है, और सेकंड पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया। अगर हम बात करें कि इंडिया सबसे ज्यादा कहां से इंपोर्ट करता है, तो 2013 से लेकर 17 तक और 2018 से लेकर 22 तक सबसे ज्यादा इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट की है रशिया से। लेकिन जो शेयर की अगर बात करें, रशिया पहले 64% आर्म्स इंडिया को इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी वो जो शेयर है वो 45% रह गया है। और जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है इंडिया का वो है फ्रांस, और थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है US। तो 1 नंबर पे है रशिया, सेकंड नंबर पे है फ्रांस और थर्ड नंबर पे है USA। आगे बात करते हैं लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव की, जो कि BIS ने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए। BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका मेन काम क्या है, साइंटिफिक कंसेप्ट्स को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को या फिर साइंटिफिक लॉज को यूज करना टू हेल्प स्टूडेंट्स कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझ सके और उसको मैन्युफैक्चरिंग, फंक्शनिंग या फिर क्वालिटी की टेस्टिंग में इम्प्लीमेंट कर सकें उसको। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है इंडिया की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करती है।
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर काम करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि BIS कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है या फिर कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। दोनों में से आपको कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। और ये स्कीम किसने लॉन्च की है ये भी पूछ लिया जा सकता है। इसका क्या एम है ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, जो मैकमोहन लाइन है जो कि इंडिया और चाइना में एक क्लियर बाउंड्री लाइन डिफाइन की गई थी जब इंडिया और तिब्बत का शिमला ट्रीटी साइन हुई थी 1914 में। रिसेंटली यूएस ने मैकमोहन लाइन को अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो यूएसए अभी मानता है कि जो मैकमोहन लाइन है यही लाइन चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है। मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें, वैसे तो इस पिक्चर में आपको रेड कलर से आपको दिख भी रही है, ये जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना को को बाउंड्री है उसके बीच में मैकमोहन लाइन एक क्लियर बाउंड्री लाइन डिपिक्ट करती है इंडिया और चाइना में। ये जो लाइन थी मैकमोहन लाइन, ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे। लेकिन चाइना ने इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये जो लाइन है ये शिमला ट्रीटी 1914 में हुई थी जो इंडिया और तिब्बत में, उसी के तहत ये लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह माना गया था। लेकिन चाइना ने इस एग्रीमेंट और इस लाइन को अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया है। आगे बात करते हैं, कतर में पहला एक बैंक जिसने UPI रेमिटेंस सर्विस इंडिया के लिए लॉन्च की है उसका नाम है कमर्शियल बैंक। सो रेमिटेंस सर्विस क्या होती है, जो भी इंडियंस बाहर रहते हैं कतर में वो कोई भी गिफ्ट आपको भेजे या पैसे आपको भेजे उसको रेमिटेंसेस बोला जाता है। सो कमर्शियल बैंक जो कि कतर का एक डिजिटल बैंक है उसने अनाउंस किया है कि वो UPI रेमिटेंस सर्विस टू इंडिया लॉन्च करेगा। इस डिसीजन के साथ ये कमर्शियल बैंक है जो वो कतर का ऐसे पहला बैंक बन गया है जो कि ऐसी कोई सर्विस ऑफर कर रहा है। जो कस्टमर्स हैं वो कमर्शियल बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं अभी इंडिया में डायरेक्ट सिर्फ UPI ID का यूज करके। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये 24/7 अवेलेबल रहेंगी और विद इन 60 सेकेंड्स हैं जो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर आपने पैसे भेजे UPI ID को यूज करके इस सर्विस के अंदर तो विद इन 60 सेकेंड्स वो रिसीव हो जाएंगे। अभी कतर रिसेंटली वहां पर FIFA वर्ल्ड कप भी हुआ था तो भी न्यूज में है। तो कतर के रिगार्डिंग जो भी न्यूज है वो आपके एग्जाम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं डेनमार्क की, जो कि एक ऐसी पहली कंट्री बन गया है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट करके समुद्र के अंदर उसको बरी कर देगा, यानी कि उसको स्टोर कर देगा। सो डेनमार्क ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है कि वो 1800 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करेगा नॉर्थ सी के अंदर। अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड की बात भी की है, वो भी इसी के रिलेटेड था। ये ऐसी एक पहली कंट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा दुनिया से इंपोर्ट करके, मतलब कि बाकी कंट्री से भी इंपोर्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर बरी करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड भी, और ये पॉइंट भी कि ये बाकी कंट्री से इंपोर्ट करके भी अंडर सी इसको बरी करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रेव यार्ड होगा वहां पर कार्बन को इंजेक्ट किया जाएगा सो दैट कि हम टेम्परेचर, पूरे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सके। ये जो ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट है जो हमने पहले भी बात की, इसके अंदर हमने बात की थी कि 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाएगा बाय द ईयर ऑफ 2030। और नॉर्थ सी पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों स्टेबल है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, वहां बहुत सारी स्टोरेज साइट है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं वहां पर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होते हुए। तो जो भी डिप्लीट हो गए हैं ऑयल फील्ड वगैरह, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को बरी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और न्यूज की। सो रिसेंटली महाराष्ट्र में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बिग बैगर फ्री सिटी। ये महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है।
ये जो इनिशिएटिव है ये नागपुर सिटी पुलिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड इंडिया की ऐसी पहली स्टेट बनेगा जिसने जो सेरिकल्चरिस्ट हैं उनको इंश्योरेंस स्कीम देने का डिसीजन लिया है। सो उत्तराखंड इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बनेगा जो कि रेशम कीट बीमा स्कीम के अंडर सेरिकल्चरिस्ट को इंश्योरेंस स्कीम देगा। सेरिकल्चरिस्ट क्या होता है? सिल्क की जो प्रोडक्शन होती है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। जो इस स्कीम का पहला फेज है उसमें 200 सेरिकल्चरिस्ट को 4 डिस्ट्रिक्ट से उठाया जाएगा और इनको इंश्योरेंस दी जाएगी कि जो भी क्लाइमेट चेंज है या पानी की कमी की वजह से या कुछ और नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से जो भी उन पे इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको इस इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाएगा और इस स्कीम को सरल कृषि बीमा के अंडर चलाया जाएगा। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। सो बेंगलुरु ने रिसेंटली हेल्दी सिटी अवार्ड रिसीव किया है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में स्मोकिंग लॉज इंप्लीमेंट किए गए थे। अब ये है क्या, थोड़ी डिटेल देखते हैं इसकी। तो बेंगलुरु को टोबैको कंट्रोल, स्पेसिफिकली स्मोकिंग पब्लिक एरियाज में कम करने के लिए और इसके साथ साथ पब्लिक स्मोकिंग बैन है उसमें, क्योंकि वो इतना अच्छा वहां पर कंप्लायंस हो रही है, उसी की वजह से हेल्दी सिटी अवार्ड का एक हेल्दी सिटी अवार्ड दिया गया है। बेंगलुरु ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड भी जीता है। इसके साथ साथ उनको $1.5 लाख का प्राइज में मिला है टू इफेक्टिवली इन्फोर्स द स्मोक फ्री लॉज एट अ समिट जो कि लंदन में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली एससीओ के अंडर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई थी। ये जो मीटिंग थी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स की 18th मीटिंग थी जो कि न्यू दिल्ली में रिसेंटली हुई थी। ये जो मीटिंग थी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी की प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी। मेन इसका एम क्या था, जो भी जुडिशियल ऑपरेशंस हैं वो मेंबर स्टेट्स में उसको और भी अच्छे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना। ये एक 2 डे मतलब 2 दिन का सेशन था जहां पर सभी एससीओ मेंबर स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया एससीओ टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग भी होस्ट करेगा 17th to 18th मार्च। ये जो मीटिंग होगी जो टूरिज्म मिनिस्टर्स की, ये होगी काशी में। सो काशी को एससीओ की पहली कल्चरल कैपिटल भी डेजिग्नेट किया गया है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बात करते हैं जयपुर की। सो जयपुर में रिसेंटली पहली इंडिया की बिहेवियरल लैब अप्रूव की गई है। अब ये बिहेवियरल लैब है क्या? राजस्थान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंडिया की पहली बिहेवियरल लैब सेट करने के लिए अप्रूव कर दी है। ये इंडिया की पहली बिहेवियरल लैब जो होगी ये पटेल भवन में सेटअप की जाएगी जो कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्थित है। ये पटेल भवन जयपुर के एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली G20 समिट के अंडर पहली सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 मीटिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूशन सीनियर ऑफिसर्स की, जो कि 13th मार्च को गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज की गई थी। और ये जो मीटिंग है 13th मार्च से लेकर 15th मार्च तक चली थी। इसका मीटिंग का एम था ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया की। रिसेंटली इंडोनेशिया में माउंट मेरापी वल्केनो इरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया के बहुत सारे विलेजेस में पूरी ऐश से वो कवर हो गई हैं। इंडोनेशिया में वल्केनोज बहुत ही रेगुलर बेसिस पे इरप्ट होते रहते हैं, तो इंडोनेशिया इस वजह से बहुत न्यूज में रहता है। तो रिसेंटली कौन सा वल्केनो इरप्ट हुआ है आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्लोरिडा की। फ्लोरिडा में रिसेंटली वहां की कोस्ट पे रेड टाइड्स हुई हैं, जिसकी यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ऐसे रेड कलर की टाइड्स होती हैं। ये जनरली स्प्रिंग के सीजन में डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन इस बार ये अभी भी ये रिसेंटली नोटिस की गई हैं।
ये जो रेड टाइड्स हैं ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में 1800 सेंचुरी से देखी जा रही हैं। जो ओशियन प्लांट्स है, जो प्लांट्स है समुद्र में और जो सी में ग्रो करते हैं, बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करते हैं, उसी की वजह से ये ब्लूम रहता है। इस ब्लूम का जो कॉज है मेनली वो है रेड कलर्ड एल्गे। इसी की वजह से इसको रेड कलर की वजह से ही रेड टाइड बोला जाता है। लेकिन ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, मरीन मैमल्स है, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमंस में भी होते हैं। आगे बात करते हैं, एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलने वाला है 19 मार्च को। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जो कि एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, कश्मीर में है, ये 19 मार्च को पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ये जो गार्डन है ये डल लेक और जबरवान हिल्स के बीच में स्प्रेड किया हुआ है। इसको पहले सिराज बाग के नाम पर भी जाना जाता था। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन है जो 2008 में खुला था। टूलिप बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं, जहां पर आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। रिसेंटली ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर डेविड चिपरफील्ड को 2023 का रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। ये आर्किटेक्ट्स के लिए हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है आर्किटेक्चर फील्ड में, आपको याद रखना है। ये जो सर डेविड चिपरफील्ड है, इनके आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023 के लिए, सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है। ये अवार्ड उनको दिया गया है जैसे कि जब कोविड का टाइम था या डिफिकल्ट पीरियड्स के टाइम उनकी लीडरशिप के लिए, कि कितनी अच्छी उन्होंने लीडरशिप के साथ काम किया है। जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है या फिर कोविड-19 पेंडेमिक हुआ या जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा हुई रशिया यूक्रेन की वजह से, सभी डिफिकल्ट टाइम्स में इन्होंने इतनी अच्छी लीडरशिप से काम किया, इसी की वजह से ये अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी की, जिनको व्यास सम्मान 2022 मिला है। ये उनको मिला है उनकी नॉवल जिसका नाम है पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी जी एक बहुत ही फेमस हिंदी राइटर हैं, जिन्होंने 2018 में एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था पागल खाना। उसको 32nd व्यास सम्मान मिला है। ये नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की, जो कि मिला है INS द्रोणाचार्य को। रिसेंटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है। INS द्रोणाचार्य जो कि सागर प्रहरी बल को ट्रेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये नेवी का प्राइमरी सेंटर है बहुत सारी और नेशंस को ट्रेनिंग देने के लिए। ये जो INS, ये जो अगर हम इसकी कमीशनिंग की बात करें तो ये इंडियन ओशन रीजन में कमीशन किया हुआ है, जो कि 1989 में इसकी कमीशनिंग की गई थी और अब तक ये बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे नेवल पर्सोनल को ट्रेनिंग दे भी चुका है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन कंडक्ट किया जाएगा असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है कि वुमेन्स बॉक्सिंग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मैरी कॉम और फरहान अख्तर। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने बॉक्सर मैरी कॉम और एक्टर फरहान अख्तर को IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप 3rd टाइम होस्ट कर रहा है इस साल, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। रिसेंटली कतर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी और इन्होंने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल लजीज अल थानी जी को रिप्लेस किया है। कतर बहुत टाइम से न्यूज में था, फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है। रिसेंटली हमने हमने कमर्शियल बैंक की बात भी की जिसने पहले UPI सर्विस लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है कि कतर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, उनकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। कतर की अगर राजधानी की बात करें तो कतर की राजधानी है दोहा। आगे बात करते हैं चाइना की। चाइना के प्रेसिडेंट अभी भी जी जिनपिंग ही हैं, तो ये इनकी 3rd टर्म है और इन्होंने
चाइना का नया प्राइम मिनिस्टर जो बनाया है वो बनाया है ली कीयांग को। तो आपको याद रखना है कि चाइना के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है। मिसलेनियस न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है MPX एक्सरसाइज की, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में हुई है। इंडिया नेवी की इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री, इसने पार्टिसिपेट किया था MPX में, और फ्रांस की साइड से वहां के फ्रेंच नेवी की शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो एक्सरसाइज है 10 से 11 मार्च के बीच में अरेबियन सी में कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, IREDA को रिसेंटली RBI की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस मिला है। सो RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस ग्रांट किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। पहले जो IREDA है इसको पहले इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की तरह क्लासिफाई किया गया था। अभी IFS स्टेटस के साथ जो IREDA है ये और भी इसको रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में और भी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो स्टेटस है ये कंपनी को हेल्प करेगा वाइडर इन्वेस्टर बेस एक्सेस करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स को रिजल्ट करने के लिए। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी और मार्केट में पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट होगी। तो यह आपको याद रखना है कि किसको रिसेंटली RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस मिला है। आगे बात करते हैं कोच्चि मेट्रो की। सो कोच्चि मेट्रो इंडिया की ऐसी पहली मेट्रो बनी है जो कि अब से ₹E एक्सेप्ट करेगी पार्किंग फी की तरह। ये जो इनिशिएटिव है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए किया गया है। अब से कोच्चि मेट्रो पार्किंग फी फैसिलिटीज के लिए डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करेगा, और इसके साथ ही ये कंट्री का ऐसा पहला मेट्रो स्टेशन बनेगा जिसने मेट्रो बनेगा जो कि CBDC को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज की, जिसका नाम है ला पिराउज 2023। इसका थर्ड एडिशन मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है रिसेंटली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान एंड US में। और ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन ओशन रीजन में होगी 13 से 14 मार्च के बीच में। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है जो कि फ्रांस की नेवी कंडक्ट करती है। आगे बात करते हैं, IRCTC ने अनाउंस किया है रिसेंटली भारत नेपाल अष्ट यात्रा टूर स्टार्ट करेगा। ये जो टूर है ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के अंडर काम करेगा, जो कि 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज दिखाएगा और हेरिटेज डेस्टिनेशंस दिखाएगा, और ये टूर 10 दिन का होगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो वो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, देखो अपना देश, उसी का पार्ट है। और इसका मेन एम क्या है, जो भी डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑकस मीट की 2023 की। सो ऑकस मीट नाम अगर आप देखो, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, U फॉर US एंड UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, ये इन तीनों कंट्रीज की अलायंस है जो कि एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है। तीनों कंट्रीज काम करती हैं शेयर्ड कमिटमेंट के बेस्ड पर। इस अंडर इस जो ये मीटिंग है इसके अंडर किया क्या जाता है, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी इसको स्ट्रेंथन किया जाता है, डिफेंस कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन किया जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेने के लिए भी तैयार है। तो आपको याद रखना है कि ऑकस का कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है। आगे बात करते हैं ऑबिचुअरी की। सो रिसेंटली ओलंपिक डाइविंग चैंपियन पैट मैककॉर्मिक पास्ट अवे, जिनकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको वुमेन्स 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड भी इन्होंने जीता था, 10 मीटर प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशंस भी जीते हुए हैं फिनलैंड के 1952 के ओलंपिक्स में। इसके साथ साथ इनको AAU का अवार्ड भी मिला हुआ है, जेम्स E सुविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है, एथलीट ऑफ द ईयर इन 1956। इसके साथ साथ ये सेकंड ऐसी वुमेन है जिसको स्विमर एन कर्टिस के बाद ये अवार्ड मिला था। इनको इंटरनेशनल स्विमिंग हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया गया था। अब बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज की। सो पाई डे होता है मार्च 14 को। पाई डे 14 मार्च को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? पाई की अगर आप वैल्यू देखो तो 3.14 होती है,
और 14th मार्च मतलब 3/14, अगर आप पहले मंथ और बाद में डेट लिखो तो इसी वजह से पाई डे है जो मार्च 14 को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, वो भी 14th मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का इसका थीम था द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो कि 15th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का इसका थीम था एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है नेशनल वैक्सीनेशन डे जो कि 16th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की तरह भी जाना जाता है। इसके बाद है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो कि 18th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे है जो OFB है, ये वर्ल्ड की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ब्यूरो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका यूजर नेम यहाँ पे मेंशन है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और ये हमारे सोशल हैंडल्स है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।